एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे काव्य छंदों से सजे हुए इस रंगारंग कार्यक्रम सतमौला कवियों की चौपाल में। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से हमारे कार्यक्रम सतत 17 वर्षों से जारी है और आशा करते हैं आगे भी आप हमारा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि सतमौला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार जी मित्तल भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी वरिष्ठ और ख्याति प्राप्त रचनाकारा डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को, जो कि मैथ्स की प्रोफेसर भी हैं, और मैं इन्हें बुलाना चाहूंगी इन्हीं के द्वारा रचित पंक्तियों से, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर रुचि को परिभाषित भी करती हैं। मैं बिंदु से रेखा मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे, छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी का। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, माँ राधा उनकी प्रतीक्षा में बैठी और बहुत उदास होती है। वो अपनी सखी से कहती है, अपनी सखी से ये कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की, कन्हैया की मुरली की धुन अगर सुनाई नहीं देती तो लगता है कि ये जीवन बेकार है, और ऐसा लगता है जैसे निष्प्राण हो गया है ये तन। तो वो क्या भाव अपनी सखी से व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई नहीं दे रही है। सारा ब्रज उदास है और सारा गोकुल उनकी प्रतीक्षा में है। तो वो क्या भाव है, मैं समर्पित करती हूँ इस गीत में। मेरे मन का गीत है, मैं समर्पित करती हूँ। मोरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, मोरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गयो। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मोरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ, बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गयो। हनुमनी सी है गौए
दुखी गोपियां हनुमनी सिंह गौए दुखी गोपियां श्याम श्यामा को मन बावरो सो भयो मुरे कान्हा। क्या भाव समर्पित करती हैं। बिन सुने कोई सरगम न सूरज दिखे बिन सुने कोई सरगम न सूरज दिखे भोर वेणु बिना धरी सी रहे तान सुनिबे को आतुर मयूरी फिरे तान सुनिबे को आतुर मयूरी फिरे भानुजा या मुरलिया की धुन पे बगे नींद आवे न चैना मिले का कहूँ नींद आवे न चैना मिले का कहूँ या विरज ने नींदी कबर ले लयो मुरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गयो मुरे कान्हा। और कहते कहते रो देती हैं, अश्रु की धार नैनों से बह निकलती है और तब क्या भाव कहती हैं कि जीने की भी इच्छा नहीं है। सांस चली बे को हमसे मना कर रही सांस चली बे को हमसे मना कर रही तुम्हारी राधा बिना श्याम के कछु नहीं धार नैनन से बही बे लगी कान कही बोल बोले जिया पिया मिलेंगे यही कान राधा है राधा कन्हैया भले कान राधा है राधा कन्हैया भले प्राण को गीत राधा कन्हैया दयो कान राधा है राधा कन्हैया भले प्राण को गीत राधा कन्हैया दयो मुरे कान्हा मुरलिया छुपाई कहाँ बिन सुने बांसुरी चैन सिगरो गया। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की अद्भुत प्रस्तुति के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी जाने माने हास्य कवि सबरस मुरसानी जी को। एक वो समय भी था जब सबरस जी नवोदित कवि थे और सतमौला कवियों की चौपाल के साथ नवांकुर कवि के रूप में जुड़े थे और अब सबरस जी बहुत सारे मंचों की शोभा बढ़ा चुके हैं। उनकी हास्य रचनाएं देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऐसे सुविख्यात कवि सबरस मुरसानी जी का। बार बार घूरे मुझे एक मेला मंच पे मैंने कहा देवी जी बीमारी तुमको कैसी है। वो मुझे बार बार घूरी माइक पर कि बार बार घूरे मुझे एक मेला मंच पे मैंने कहा देवी जी बीमारी तुमको कैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल ताली भी बजाओ नहीं हंसो नहीं बिल्कुल ताली भी बजाओ नहीं मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल ताली भी बजाओ नहीं मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा मुझे आ रहा है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा मुझे आ रहा है पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है दो चार हाथ धर दूं मन करता है दो चार हाथ धर दूं क्योंकि ये सूरत तेरी मेरी सास जैसी है। मन करता है दो चार हाथ धर दूं क्योंकि तेरी सूरत ये मेरी सास जैसी है। क्योंकि तेरी सूरत ये मेरी सास जैसी है। और एक चार लाइन में देखो प्रवीण जी एक कवि ने मुझे चैलेंज किया कि तुम तो हंस के कवि हो जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब उस कवि ने मुझे चैलेंज किया उसने कहा कि तुम जिंदगी में वीर रस का एक भी उदाहरण पेश नहीं कर सकते तो मैंने उसी टाइम वीर रस का एक उदाहरण उस कवि के सामने दिया
मैंने एक उदाहरण लिखा वीर रस पर। ये वीरता होती क्या है मेरे अंदर, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि हमारी पत्नी ने एक दिन शुरू किया हम पर बेलन घुमाना। हमारी पत्नी ने शुरू किया एक दिन हम पर बेलन घुमाना। हमारे पड़ोसियों ने चाहा हमको बचाना। हमने कहा हमें बचाने कोई मत आना। हमने कहा हमें बचाने कोई मत आना। हम अपनी जगह पर डटते रहे, पत्नी के बेलनों से खूब पिटते रहे। हम अपनी जगह पर डटते रहे, पत्नी के बेलनों से खूब पिटते रहे। इसका क्या कारण है? ये वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वीर रस का सबसे बड़ा उदाहरण है। और प्रवीण जी, मैं एक गीत और आपको दे रहा हूं। देखिए, मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन ये सतमाला कवियों की पंचायत है, सतमाला कवियों कार्यक्रम है और मेरा नाम सबरस है। तो मैं एक रस हास्य को बदल करके और मैं देशभक्ति के रस में आता हूँ, वीर रस में आता हूँ और एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। आए लड़ाकू यान देश की। हमारे देश में अभी जो दूसरे हमारे बैरी दुश्मन देश हैं, वो ये न सोचे कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, उन्हें चेतावनी देता हूं, आज हमारे देश में किसी की कमी नहीं है। वीरों की, सैनिकों की, ट्रकों की, तोपों की, यानों की कोई कमी नहीं है। तब मैंने ये गीत लिखा। देखें, आए लड़ाकू यान देश की, आए लड़ाकू यान देश की, ऊंची हो गई शान हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। आए लड़ाकू यान देश की, ऊंची हो गई शान हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। अगला बंद है, सूरवीर हर सैनिक यहाँ का कान खोल कर सुन ले हो। सूरवीर हर सैनिक यहाँ का कान खोल कर सुन ले हो। सूरवीर हर सैनिक यहाँ का कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। धोखे में तुम मत रहना, धोखे में तुम मत रहना, ओ चीन पाक नादान, हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। आए लड़ाकू यान देश की, ऊंची हो गई शान हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। और जो लोग हमें आंखें दिखाते हैं, जो हमें मैं क्या कहूं, जो आंखें दिखा रहे हैं ऐसे देश, उनके लिए मैं कह रहा हूं, आंख दिखाए यदि कोई हमको घूंट जहर का पी ले हो। आंख दिखाए यदि कोई हमको घूंट जहर का पी ले हो। आंख दिखाए यदि कोई हमको घूंट जहर का पी ले। जानबूझ कर नहीं डालना, जानबूझ कर नहीं डालना, तुम खतरे में जान हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। आए लड़ाकू यान देश की, ऊंची हो गई शान हमारा भारत देश महान, हमारा। और अगला बंद है, गीदड़ भब की है तुम सबकी, शेर कभी नहीं डरते हो। गीदड़ भब की है तुम सबकी, शेर कभी नहीं डरते। करें सुपड़ा साफ बेरी का, करें सुपड़ा साफ बेरी का, दिल में जब ले ठान हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। आए लड़ाकू यान देश की, आए लड़ाकू यान देश की,
ऊंची हो गई शान हमारा भारत देश महान, हमारा भारत देश महान। सबरस मुरसानी जी की मजेदार व्यंग रचनाओं के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले शायर को। ऐसा कहते हैं कि शेरो शायरी में तो हर सच अधूरा सा होता है और वह तभी पूरा होता है जब उसके सुनने वाला, उसका रसिक उसमें अपना सच मिला लेता है। कुछ ऐसी ही संजीदा बातों को शेर और मतलों के जरिए कहने आ रहे हैं हमारे अगले शायर अरुण साहिबाबादी जी। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। मेरे आगे वो अपनी शर्म से पलकें झुकाती थी, मेरे आगे वो अपनी शर्म से पलकें झुकाती थी, मेरे आगे वो अपनी शर्म से पलकें झुकाती थी। हमारे गांव में जब भी कोई बारात आती थी, मैं किससे मिल के आया हूँ ये माँ पहचान जाती थी, मैं किससे मिल के आया हूँ ये माँ पहचान जाती थी, कि उसके जिस्म की खुशबू मेरे कपड़ों से आती थी। ज़रा सा फासला भी उसको बेहद दूर लगता था, ज़रा सा फासला भी उसको बेहद दूर लगता था। हमेशा दौड़ कर ही वो मेरे पहलू में आती थी, कभी तन्हाई में शीशे के आगे बनती थी दुल्हन, कभी तन्हाई में शीशे के आगे बनती थी दुल्हन, कभी छुप कर मेरी तस्वीर को दूल्हा बनाती थी, उसे अपनी हथेली पर न होने देती थी धुंधला, उसे अपनी हथेली पर न होने देती थी धुंधला। वो मेरे नाम के ऊपर बहुत मेहंदी लगाती थी, मैं उसको छेड़ता रहता था अक्सर इसलिए क्योंकि, मैं उसको छेड़ता रहता था अक्सर इसलिए क्योंकि वो बेहद प्यारी लगती थी, उसे जब शर्म आती थी। और अब वक्त है एक अल्प विराम का। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सतमौला कवियों की चौपाल में। आओ झुककर नमन करें हम उन्हें जिनके हिस्से में यह मकाम आता है।
आओ झुककर नमन करें हम उन्हें जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका खून देश के काम आता है। ओजरस से परिपूर्ण करने वाली कुछ ऐसी ही पंक्तियों को लेकर आ रहे हैं हमारे अगले कवि भुवनेश जी सिंघल दिल्ली से। सर्वप्रथम आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं और प्रवीण आर्य जी के इस सार्थक प्रयास को, सुंदर प्रयास को साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छा कार्य है वो समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, नवोदित कवियों को जोड़ने का, उनको एक अच्छा मंच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। प्रवीण भाई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ उससे पहले भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। भगवान राम, हमारे आराध्य भगवान श्री राम, ये वो ऐतिहासिक वर्ष जब भगवान श्री राम जी के जन्म स्थली के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सत्ता को साधुवाद देता हूँ, सरकार को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महान कार्य को यहाँ पर हम सबके बीच में किया है। ऐसी सरकार होनी चाहिए। 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करता हूँ क्योंकि ये वर्ष 2020 हमारे लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, हमारी आस्था का वर्ष है, हमारी संस्कृति का वर्ष है। भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां देखिए काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए और सबके हैं शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। राम जी का काज यही राम राज लाइए। हमारे बीच में सबरस मुरसानी जी है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। संजय कुमार गिरी जी है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। संजय सूर्यम जी हमारे बीच हैं, उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। सभी जो भी अग्रज यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ कि जब मैंने राम राज्य की बात की, ये राम राज्य आएगा कैसे? राम राज्य से कविता वर्ष से नहीं आ जाने वाला, कह देने वर्ष से नहीं आ जाने वाला। इसके लिए हमको सदैव समर्पण की भावना रखनी होगी। और समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए भगत सिंह जैसा, देश के क्रांतिकारियों जैसा, सुभाष जैसा, तब शायद हम इस देश के अंदर राम राज्य को ला पाएंगे। एक कविता भगत सिंह का जिक्र इसलिए किया, एक कविता भगत सिंह के लिए कहना चाहता हूँ, उस भगत सिंह के लिए जिसने देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसकी क्रांति के बल पर, जिनकी शहादत के बल पर इस राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली। उस देश के महानायक शहीद भगत सिंह के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता देखिएगा, निवेदित करता हूँ। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद आपस में चल रहा है। वीरता की परिभाषा यदि समझनी हो तो भगत सिंह का जीवन पढ़िएगा, देखिएगा कि भगत सिंह ने अपने जीवन काल में क्या कार्य किए। शायद कहीं हमारी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इसी प्रेरणा का आधार बनाते हुए कविता भगत सिंह के लिए कहता हूँ। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद। एक बार की बात भगत सिंह अपनी माता से बोला, एक बार की बात भगत सिंह अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला। भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है, भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है। तार तार है अचल मां का गम की ओलावृष्टि है। दे मुझको आशीष यही मैं भारत मां को बचा सकूं, संकट भारत का हरने को गर्दन हंस के कटा सकूं। और दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा झूम जरा, दे मुस्का कर मुझे विदाई हंसकर पगली झूम जरा। और वीरों का इतिहास करूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, और कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू, कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। भगत सिंह क्या कर रहे हैं अपनी मां से कि कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा चूम जरा, दे मुस्का कर मुझे विदाई हंसकर पगली झूम जरा। वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा,
भगत सिंह अपनी माँ से कहते कि दूध पिया जो मैंने तेरा, आज उबाले मार रहा, भारत माँ का कर्ज चुका दूं तेरा, मुझ पर भार रहा, तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म मार लूंगा मैं, घर तू मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया, वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया। और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले, के राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले, शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्रबोध दिनमान मिले, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी। और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी, बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी। वो निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया, चलती कार्यवाही में बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई उसका यही तो लक्ष्य था, बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अच्छे था। और बम फटा जब बीच असेंबली, आवाजें दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी निभ गई, लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा, अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोच वो डटा रहा। और केस चला तब भगत वीर पर जज ये बोला बतलाओ बम कहां से बनवाया था, सच को सम्मुख ले आओ। और बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है, मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूँ, एक एकड़ शुद्ध सभी मैं तुमको बतलाता हूँ। इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद यही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत मतलब यही था, कि बम बनाना सीखे सारा भारत मतलब यही था। और सुनो गवाही देने वाले कल भारतीय जागेगा, भगत सिंह ने किस प्रकार से अपनी योग्यता से इस देश को बम बनाना सिखाया, देखे कि सुनो गवाही देने वाले कल भारतीय जागेगा, बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, भारत का हर बच्चा बच्चा काल बनेगा गोरों को, अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को, तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बन करके बम यहाँ, मुक्त करेगा मत भारती गोरों की है कैद जहाँ। मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं, ये मेरी मृत्यु सब बनेगी सारा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, कि अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, और शीघ्र यहाँ पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम। क्या कहते हैं भगत सिंह कि शीघ्र यहाँ पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम, यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी बातें मेरी लिख लो तुम। एक क्रांति भड़क उठेगी नौजवान सब जागेंगे, रक्त गुलामी का धोने को दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे, और अरे फिरंगी जज तू सुन ले माफी ना मैं मांगूंगा। कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने, फिरंगी जज के सामने भगत सिंह ये कहते हैं कि अरे फिरंगी जज तू सुन ले माफी ना मैं मांगूंगा, मकसद पूरा यही करूंगा नहीं यहाँ से भागूंगा, चाहे काला पानी दे दे चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा सो जन्मेंगे क्यों ना फांसी लगा दे, और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी सारी दुनिया देखेगी, और एक भगत जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी, एक भगत जन्मभूमि का नाम यहाँ गर्व से बोलेगी। और अंतिम पंक्तियां देखे कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था, कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था, एक जीवा मरने को आतुर कैसा दृश्य अनोखा था, और 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था, मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था, और कंठ गया था सूख और खुद जज भी रोया था छिपकर, कंठ गया था सूख और खुद जज भी रोया था छिपकर, और मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर, और फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया, फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया, और भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया, भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया, भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। मित्रों, ये क्रांतिकारी कविता इस प्रेरणा के लिए लिखी कि भगत सिंह के आदर्शों पर चलने का यदि हमारे देश का कोई भी नौजवान प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से राम राज्य इस राष्ट्र के अंदर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न
कभी महात्मा गांधी ने देखा, हमारे पुरखों ने देखा, उसको आगे बढ़ाने का कार्य क्या है मित्रों। आह्वान करता हूँ इस मंच के माध्यम से, सार्थक मंच के माध्यम से, प्रवीण आर्य जी ने जो एक मंच स्थापित किया है, उस पावन मंच के माध्यम से यदि संस्कारों की बात नहीं करूंगा, राष्ट्रवाद की बात नहीं करूंगा, तो शायद कहीं मेरा लक्ष्य भी अधूरा रह जाएगा, प्रवीण आर्य जी का भी लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए आह्वान करता हूँ कि इस देश के अंदर राम राज्य लाने का संकल्प हम सबको लेना, और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमको भगत सिंह जैसे नौजवानों के आदर्शों पर चलना होगा, सुभाष बोस जैसे आदर्शों पर चलना होगा, भगत सिंह जैसे आदर्शों पर चलना होगा, महात्मा गांधी जैसे आदर्शों पर चलना होगा, देश के राष्ट्र नायकों के आदर्शों पर चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भुवनेश्वरी सिंगल ने तो रग रग में जोश भर दिया। और अब मैं बड़े ही स्नेह के साथ बुलाना चाहूंगी हैदराबाद से अपने मित्र को। कभी सपनों की तो कभी खुशी की, कभी सपनों की तो कभी खुशी की, कभी उम्मीदों की तो कभी बेटी की। कहती है कहानी कुछ ऐसी ही है हैदराबाद से आई हुई पलक भूटानी। मेरी जो ये पहली कविता है, ये मेरे जो नया नया अनुभव आया है मेरे लिए सामने, कि कैसे किसी के सपनों को पंख लगते हैं और कैसे वो सपने उड़ान भरते हैं। यह कविता उसी भावना का सरल और सीधा सा लेख है। आज दे दे अपने पंखों सपनों को पंख, रख दे अरमान अपने आसमान तक। ये दिन ना आएगा दोबारा, इस लम्हे पर अपनी उम्मीदें रख। ये समय ना आएगा मुड़ के, ना आएगा ये ख्याल दोबारा। अभी आया है, अभी से तैयारी कर। ये मन है शैतान का घर, इस पर भरोसा ना कर। ये पल में बदल जाएगा, इसे आज अभी कैद कर। आज चित भी तेरी, पट भी तेरी, इस पल का तू राजा है। ये लम्हा, ये पल कब बदल जाएगा, इस पर विश्वास न कर। ये मन है शैतान का घर, इसका तू एतबार न कर। सपने पूरे करने का मौका सबको मिलता नहीं, किसी की मत सोच, आज बस दिल की कर। ये मन है शैतान का, इसका तू एतबार न कर। अनूठा निराला अंदाज है तेरा, इस अंदाज को अनदेखा ना कर। ये वक्त की माया है प्यारे, इसका विश्वास न कर। ये किसी का भी सगा नहीं, इसके गुजरने का इंतजार न कर। इस मन को किनारे कर, आज बस दिल का ख्याल कर। सपने सच कर जा, आगे चलता जा, रोक ना सके कोई तेरे रास्ते को। बस तू मंजिल का इंतजार कर। ये वक्त का पहिया है, गुजर जाएगा। आज किसी का है, कल तेरा भी आएगा। इस वक्त का तू सत्कार कर, इस वक्त का तू सत्कार कर। ये जो दूसरी कविता है, ये मैं अपनी प्यारी बेटियों को समर्पित करना चाहती हूँ। कभी बेटी दिवस, कभी डॉटर्स डे, कभी मातृ दिवस, महिला दिवस, हम इनको याद तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन में क्या बदलाव लाती है बेटियां, हम उस पर विचार कम ही करते हैं। बहुत कुछ लिखा गया है बेटियों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, फिर भी अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ सीमित शब्दों में हम इन्हें बयां नहीं कर सकते। ये वो रिश्ते हैं जिन्हें हम गवा नहीं कर सकते। आइए अब बेटियों की तरफ चलते हैं। हर आंगन की शान है बेटियां, प्यार के खजाने से भरती है पेटियां। खुशियों का होता अगर रंग कोई, उस रंग का नाम होता बेटियां। हंसती चहकती मुस्कुराती बेटियां, आंगन में लहराती बेटियां। पर आजकल जो हम खबरें पढ़ रहे हैं, उससे क्या इन पंक्तियों का मायना बदल जाता है, पंक्तियां ही बदल जाती हैं। जाने क्यों बेटियां ही फेंकी जाती हैं, जाने क्यों बेटियां ही नोची जाती हैं, जाने क्यों बेटियां ही रुलाई जाती हैं। क्योंकि क्या पराई होती है बेटियां? बेटी ही लक्ष्मी, बेटी ही दुर्गा, सरस्वती भी है बेटियां। जाने फिर भी क्यों सताई जाती है बेटियां। चाहे दिल्ली, चाहे हैदराबाद, चाहे हाथरस की हो बेटियां, रात के अंधेरे में ही जला दी जाती है बेटियां। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा व्यर्थ लगता है। अपराध के आगे आज सबका ईमान बिकता है। सिर्फ चौका चूल्हा ही नहीं संभालती, परिवार भी संभालती है बेटियां। अरे एक बार पढ़ाकर तो देखिए, परिवार का नाम भी रोशन करती है बेटियां। बेड़ियों में ना बांधो इन्हें, खुला आसमान दो इन्हें खिलने के लिए। बेटियों में ही बसता है कुल का निशान, आज बेटी रहेगी तो कल रहेगा ये जहान। जिस घर में है बेटी, उस घर में बसते हैं भगवान।
बेटी ही अरदास हमारी, बेटी ही आजान, बेटी ही अरदास हमारी, बेटी ही आजान। धन्यवाद। पलक भूटानी जी की जोरदार प्रस्तुति के बाद अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि को। हर घड़ी मुश्किलों के दौर आते जाते हैं, एक घड़ी को हम भी सहम जाते हैं। हर घड़ी मुश्किलों के दौर आते जाते हैं, एक घड़ी को हम भी सहम जाते हैं। आगे बढ़कर फिर हम इन मुश्किलों से टकराते हैं, आगे बढ़कर फिर हम इन मुश्किलों से टकराते हैं और दौर मुश्किलों के खुद ही गुजर जाते हैं। कुछ ऐसी ही गंभीर और आशावादी पंक्तियों के साथ आ रहे हैं हमारे अगले कवि प्रवीण जी ढींगरा। मैं प्रवीण ढींगरा आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है ठूठ एक वृद्ध अवस्था। वो पंछियों की बोली, वो पंछियों की बोली, वो हवा का मुझे सहलाना। बसते थे कई बसेरे, था मैं भी आशियाना। बसते थे कई बसेरे, था मैं भी आशियाना। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल, मेरे कांधों पे चढ़ जाना। धूप और बरसात का मेरी छाँव थी ठिकाना। चौपालों का लगना, राहगीरों का रुक जाना। चौपालों का लगना, राहगीरों का रुक जाना। तो दोबारा शुरू करता हूँ। दोबारा से। नमस्कार, मैं प्रवीण ढींगरा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है ठूठ एक वृद्ध अवस्था। वो पंछियों की बोली, वो हवा का मुझे सहलाना। वो पंछियों की बोली, वो हवा का मुझे सहलाना। बसते थे कई बसेरे, था मैं भी आशियाना। बसते थे कई बसेरे, था मैं भी आशियाना। चौपालों का लगना, राहगीरों का रुक जाना। चौपालों का लगना, राहगीरों का रुक जाना। धूप और बरसात का मेरी छाँव थी ठिकाना। मौसम थे बदलते, मौसम थे बदलते, बहार भी थी आती। मौसम थे बदलते, बहार भी थी आती, पतझड़ भी थी आती। सह लेता था पतझड़ भी कि बहार थी आती। पर बन गई है अब ये बीते दिनों की बातें। न पत्ती न पंछी, न पत्ती न पंछी, बस आत्मा बाकी है। कभी हरा भरा वृक्ष था, अब सूखा ठूठ हूँ। कभी हरा भरा वृक्ष था, अब सूखा ठूठ हूँ। मौसम भी है बदलते, पर मुझ पे मौसम की बहार नहीं। जो बहार में भी पतझड़ दिखाए, मैं वो आईना बन गया हूँ। है धूप भी बरसती, है बादल भी बरसते। है धूप भी बरसती, है बादल भी बरसते। भागू कहाँ मैं, भागू कहाँ मैं, या नाम दूं मैं मुझे कि मैं बर्दाश्त बन गया हूँ। मैं बर्दाश्त हूँ। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, लेकिन हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। जी हाँ, हंसना तो बेहद जरूरी है। इसलिए प्रवीण जी ढींगरा की सुंदर और भावभीनी प्रस्तुति के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी हास्य रस के खास कवि सुरेंद्र जी खास को। मेरा नाम सुरेंद्र खास। सतमोला कवियों की चौपाल में लॉकडाउन और अनलॉक के बाद 5 महीने के बाद पहली मुलाकात अपने सभी कवि भाइयों से हो रही है। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हुआ तो वो एक हमारे समाज का वंचित तबका, एक हमारा ईमानदार करदाता, एक शराबी, अर्थव्यवस्था का एक स्थायी स्तंभ। बेरोजगारी, व्यथाएं, कुंठाएं, भ्रष्टाचार कोरोना काल में अपने चरम पे पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समुदाय को, शराबी समुदाय को जो उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उसकी एक मानविक व्यथा मैं करुण हास्य रस के माध्यम से शब्दों का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि प्यासी आत्मा तरस रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं, कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। आपको पता होगा एक ऐसा समय आया था 45 दिन तक का कि ना ठेके खुले थे, ना बार खुले थे, घर में भी जो था। अच्छा, जो रोज़ पीने वाला है, हम जैसा जो देशभक्त है, वो तो रोज़ ही पीता है, रोज़ ही खरीदता है। तो हमें तो इतना भी समय नहीं मिला।
तो मेरी प्यासी आत्मा तड़प रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अरे 150, अच्छा मुझको मेरे कर्मों की सज़ा मिली। वो क्यों? जब पैसा था मेरे पास तो 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं। 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं। कभी कभी गुस्से में पूरी बोतल ही तोड़ देता था मैं। मंगल शनि नवरात्र श्राद्ध का मैंने ना परहेज किया। जेठ दोपहरी भ्रम काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं। जेठ दोपहरी भ्रम काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं। सच्चे मित्रों कसम है तुमको, एक आध जाम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, असली मित्र की पहचान जो है वो संकट काल में होती है। मैंने भी अपने कई दोस्तों से संपर्क किया कि भाई मेरी इस व्यथा को दूर करो, जो शौक़ मुझे है, लेकिन कोई काम नहीं आया सर। मेरा सारा किया कराया ख़राब रहा। कैसे कि कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली, कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली। साथ जिएंगे साथ मरेंगे आंखें अपनी तरेर ली। भाई भतीजे साले साड़ू सबने ही मुझसे भेद किया, और जिस टेबल पे साथ पिए थे सबने ही उसमें छेद किया। अरे मरहम की तरह मालिश कर लूँ, मरहम की तरह मालिश कर लूँ, अरे जोड़ों को आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। एक मित्र कहता था मुझसे, एक मित्र कहता था कि बोतलें बार में मेरे लगी हुई हैं, देसी विदेशी स्कॉच बोतलें डबल बेड में लगी हुई हैं। बुरे वक्त में दोस्ती का कोई लोन नहीं चुकाया उसने। अरे सैकड़ों फ़ोन लगाए पर फ़ोन नहीं उठाया उसने। अरे होठ चुपड़ लूँ उखड़ती सांसों को, जैसे राम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, वाइन विस्की ठर्रा रम स्कॉच विदेशी ले लूँगा, वाइन विदेशी ठर्रा रम स्कॉच विदेशी ले लूँगा। जिन वोदका बियर चैंपियन चाहे हो देसी ले लूँगा। और प्रिंट रेट से डबल में दे दो, इतना भी कर सकता हूँ। एक बोतल देकर 2 ले लेना, सौदा भी कर सकता हूँ। और दिल में जिसके दया धर्म हो, कोई ऐसा धाम ही मिल जाए। किस दर जाऊँ कहाँ मरूँ, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। लेकिन सब निराशा, चाहूँ और निराशा। किसी ने कहा कि बिना पिए अगर मरने की गुंजाइश हो जाए तो अपने नज़दीक के थाने में से पता कर लो, क्या पता वहाँ तुम्हें कुछ ले दे करके मिल जाए। तो आदत से मजबूर ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं। आदत से मजबूर था ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं। थाने पहुँचा अपना दुखड़ा हवलदार से रोया मैं। अरे बोतल देकर थानेदार ने मेरी सोच का नक्शा सुधार दिया, और उस डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। एक डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। वो बोला, देखिए डॉक्टर और पुलिस इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से अगर किसी ने काम किया तो ये 2 समुदाय थे, और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो वो बोला, पुलिस वाला, वो हवलदार मुझसे बोला कि भाई तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, दारू पीकर यार दोस्त संग बैठ के रोटी खाते हो। हम बीवी बच्चों से कब मिले, सच कहें तो हमको याद नहीं, और घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं। घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं। अब सभ्य नागरिक बन जाओ, माँ भारती का कर्ज चुकाओ तुम। पीना छोड़ो, बस घर में रहकर अपना फर्ज निभाओ तुम, अपना फर्ज निभाओ तुम, अपना फर्ज निभाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके फीडबैक स्क्रॉल पर चल रहे हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे उन श्रोताओं में से हैं जो कहना चाहते हैं गीत, गज़ल, छंद या फिर कविता, वो हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे इन फ़ोन नंबर्स पर 9711182183 और
8281520046। तो फिर देर किस बात की, आज ही हमें फ़ोन कीजिए और बनिए सदस्य, आजीवन सदस्य हमारे इस सतमौला कवियों की चौपाल के। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमौला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमौला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमौला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमौला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमौला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमौला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा
आशीर्वाद इस पूरी पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है। और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।